आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सामाजिक विज्ञान का जो यहाँ पर आप देख रहे हैं वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्णनात्मक प्रश्न संख्या 1, जो कि खंड बा के अंतर्गत पूछा गया है। और इस मॉडल पेपर का खंड आ में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, यानी 20 प्रश्न बहुविकल्पी पूछे गए हैं, और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट पर फिल करना है। आपको OMR शीट मिलेगी जिसमें आपको इन प्रश्नों का उत्तर फिल करना है आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो मैंने इन सभी 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर सहित बता दिया है। साथ ही यह भी बता दिया है कि आप इन प्रश्नों का उत्तर OMR शीट में कैसे फिल करेंगे। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप उसे देखकर लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खंड बा का वर्णनात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, फ्रांस में जून 1793 ईस्वी से जुलाई 1794 ईस्वी के बीच के कालखंड को आतंक का राज्य क्यों कहते हैं। और दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है, यानी एक का अथवा समाजवाद की 3 विशेषताएं बताइए। तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको समाजवाद की 3 विशेषताएं, इस प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। और चाहे तो आप प्रश्न संख्या 1 का उत्तर दें, चाहे तो आप प्रश्न संख्या जो 1 का अथवा है इसका उत्तर दें। दोनों के अंक क्या हैं, समान है। यहां पर आप देख सकते हैं 4 नंबर का प्रश्न आया हुआ है। तो कैसे लिखेंगे आप इस प्रश्न का उत्तर? इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है खंड बा। इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है खंड बा। और प्रश्नोत्तर नंबर 1 का अथवा इस तरीके से, यदि आप अथवा का उत्तर दे रहे हैं तो 1 का अथवा, यदि आप पहला प्रश्न जो पूछा गया है उसका उत्तर दे रहे हैं तो प्रश्नोत्तर नंबर 1, इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है। और क्या हो जाएगा उत्तर? समाजवाद की 3 विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता, इसमें मजदूरों का शोषण नहीं होता है। समाजवाद में मजदूरों का शोषण नहीं होता है। समाजवाद के अनुसार सभी को काम पाने का अधिकार है। समाजवाद के अनुसार सभी को काम पाने का अधिकार है। और समाजवाद की दूसरी विशेषता क्या है? समाजवाद में समाज वर्ग विहीन होता है। इसमें अमीर गरीब के बीच कम से कम अंतर होता है। समाजवाद में समाज वर्ग विहीन होता है, इसमें अमीर गरीब के बीच का कम से कम अंतर होता है। यानी अमीर और गरीब के बीच में जो अंतर होता है बिल्कुल कम से कम होता है। यहां पर आप देख सकते हैं समाजवाद की दूसरी विशेषता क्या है? समाजवाद में समाज वर्ग विहीन होता है। इसमें अमीर गरीब के बीच कम से कम अंतर होता है। समाजवाद में समाज कैसा होता है? वर्ग विहीन होता है। और इसमें अमीर गरीब के बीच कम से कम अंतर होता है। तीसरी विशेषता क्या है? उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार होता है। उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य लाभार्जन नहीं बल्कि समाज का कल्याण होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है समाजवाद का? लाभार्जन करना नहीं बल्कि समाज का कल्याण करना होता है। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 2, औपनिवेशिक सरकार ने भारत में प्रतिभूति नियमावली क्यों लागू की तथा इसका क्या प्रभाव हुआ। और अथवा में प्रश्न पूछा गया है, भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार को स्पष्ट कीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा यहां पर प्रश्न संख्या 2 का उत्तर क्या हो जाएगा। औपनिवेशिक सरकार
प्रति भूमि को बेकार मानती थी। औपनिवेशिक सरकार जो प्रति पड़ी हुई भूमि थी उसे क्या मानती थी? बेकार मानती थी, क्योंकि इससे उसे कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता था। अतः वह सभी चारागाहों को कृषि भूमि में परिवर्तित करना चाहती थी और उसका मानना था कि यदि ऐसा कर दिया जाए तो भू राजस्व भी बढ़ेगा और जूट यानी पटसन, कपास, गेहूं जैसी फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि होगी। औपनिवेशिक सरकार का मानना था कि जो प्रति पड़ी हुई भूमि है वह बिल्कुल बेकार है, क्योंकि यदि इस भूमि को चरगाहों को या जो पड़ी हुई भूमि है, जो ये चरगाहे बने हुए हैं, इन्हें हम कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर देते हैं तो उससे हमें भू राजस्व तो मिलेगा ही साथ हम अनेक कीमती फसलों का उत्पादन भी कर सकते हैं। और सभी चरगाहों को अंग्रेज सरकार प्रति भूमि मानती थी, क्योंकि उससे उन्हें कोई लगान नहीं मिलता था। और 19वीं सदी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में प्रति भूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे और इन नियमों की सहायता से सरकार गैर खेतिहर जमीन को अपने अधिकार में लेकर कुछ विशेष लोगों को सौंपने लगी। यानी इस पर खेती करने के लिए कुछ विशेष लोगों को यह जमीन सौंपने लगी और इन लोगों को विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान की गई और ऐसी भूमि पर खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इनमें से कुछ लोगों को इस नई जमीन पर बसे गांव का मुखिया बना दिया गया और इस तरह कब्जे में ली गई ज्यादातर जमीन वास्तव में चरागाहों की थी, जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। और इस तरह की खेती के फैलाव से चरागाह सिमटने लगे, जिसने चरवाहों के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डाला। तो बिल्कुल इस तरीके से उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, लोकतांत्रिक देश में संसद का महत्व बताइए। अथवा में प्रश्न पूछा गया है लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो मैं आपको बताऊंगा कि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या है। 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। यहां पर आपको इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। प्रश्नोत्तर नंबर 3 का अथवा और लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता है एक लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक वयस्क नागरिक को एक वोट देने का अधिकार है। एक लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक वयस्क नागरिक को एक वोट देने का अधिकार है और प्रत्येक वोट का समान महत्व है। प्रत्येक वोट का एक समान महत्व है और कोई भी नागरिक किसी भी जाति, धर्म, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि का हो, वह किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, जिसका अर्थ यह है कि सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। जितने भी नागरिक हैं हमारे भारतवर्ष में, सभी को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। बस एक शर्त है कि वह नागरिक वयस्क होना चाहिए। और अगला जो है लोकतंत्र की विशेषता क्या है, एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों एवं नागरिक अधिकारों के दायरे में रहते हुए शासन करती है। और अगला जो है महत्वपूर्ण बिंदु, लोकतांत्रिक देशों में शासकों का चयन जनता करती है। लोकतांत्रिक देशों में शासकों का चयन कौन करता है? जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जो सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। और यहाँ पर चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होते हैं। चुनाव लोगों के सामने वर्तमान शासकों को बदलने का एक विकल्प एवं अच्छा अवसर प्रदान करते हैं। और अगला बिंदु है चुनाव के पहले और बाद में भी विपक्षी दलों को स्वतंत्र रूप से काम करते रहने की अनुमति है। और अगली विशेषता क्या है लोकतंत्र की?
इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है और लोग मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं। अगली विशेषता है लोकतंत्र की, ऐसी सरकारें राजनैतिक समानता के मौलिक सिद्धांत पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने संविधान संशोधन के लिए क्या प्रावधान किए हैं? 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं। भारत का संविधान एक विस्तृत दस्तावेज है। इसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए इसमें अनेक बार संशोधन करने पड़ते हैं और भारत के संविधान निर्माताओं ने अनुभव किया कि इसे लोगों की आकांक्षाओं एवं समाज के बदलाव के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने इसे एक पवित्र, स्थायी एवं अपरिवर्तनीय कानून की नजर से नहीं देखा, इसलिए उन्होंने समय समय पर इसमें बदलाव समाहित करने के लिए प्रावधान किया और इस बदलाव को संविधान संशोधन कहा जाता है। इस बदलाव को क्या कहा जाता है? संविधान संशोधन कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत पूछा गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह प्रश्न वर्णनात्मक प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत पूछा गया है। 5वां प्रश्न कि क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेह में नाना अंतर्विरोध थे अथवा रूसी क्रांति में लेनिन की भूमिका बताइए। तो मैं आपको बताऊंगा प्रश्न संख्या 5 का उत्तर क्या होगा और यह प्रश्न 6 नंबर का पूछा गया है। विश्व में नागरिक अधिकारों की प्रथम घोषणा का प्रयास संभवतः फ्रांस में ही किया गया और फ्रांस के सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के 3 मौलिक सिद्धांतों पर बल दिया गया। वर्तमान में सभी लोकतांत्रिक देशों द्वारा इन सिद्धांतों को अंगीकार किया गया है, लेकिन यह सत्य है कि फ्रांस का सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश अनेक विरोधाभासों से घिरा हुआ है, जिनका विवरण इस प्रकार है। पहला है, व्यापार और कार्य की स्वतंत्रता का कोई उल्लेख नहीं था। दूसरा, स्वतंत्रता को अधिक प्रोत्साहन दिया गया था। तीसरा, व्यक्ति के चहुमुखी विकास को लक्ष्य नहीं बनाया गया। चौथा, शिक्षा के अधिकार को कोई महत्व नहीं दिया गया और 5वां, घोषणा में कहा गया था कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं, किंतु जब फ्रांस एक संवैधानिक राजशाही बना तो लगभग 30 लाख नागरिक, जिनमें 25 वर्ष से कम आयु के पुरुष एवं महिलाएं शामिल थी, उन्हें बिल्कुल वोट ही नहीं डालने दिया गया। अगला बिंदु है, फ्रांस ने उपनिवेशों पर कब्जा करना व उनकी संख्या बढ़ाना जारी रखा। और अगला बिंदु है, फ्रांस में 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक दास प्रथा जारी रही। प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत पूछा गया है, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए अथवा हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है। मैं आपको बताऊंगा हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतर क्या हैं, यानी इन प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालय की नदियों में क्या अंतर है। हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों में निम्नलिखित अंतर हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। पहला अंतर क्या है कि इन नदियों से नहरें निकालना आसान और अधिक उपयोगी है। इनके जल का उपयोग सिंचाई और जल विद्युत दोनों में खूब किया जाता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता क्या है कि इन नदियों से नहरें निकालना कठिन है, अतः सीमित क्षेत्रों में ही सिंचाई हो पाती है। और हिमालय नदियों की विशेषता क्या है कि इन नदियों ने देश के विस्तृत उपजाऊ मैदान का निर्माण कर देश को कृषि प्रधान बनाया, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां तेज ढाल वाले क्षेत्रों
तथा पथरीले भागों में बहती हैं, अतः जल विद्युत केंद्रों की स्थापना कर जल विद्युत के निर्माण के लिए अधिक उपयोगी हैं। और अगला अंतर क्या है कि देश का कुल संभावित जल विद्युत क्षमता का 60% भाग हिमालय की नदियों में है और प्रायद्वीपीय नदियों में इन नदियों में देश की संभावित जल शक्ति का 40% भाग पाया जाता है। अगला अंतर क्या है कि समतल भूभाग से होकर बहने के कारण से नाव्य नदियां हैं और ये नदियां मार्ग में प्रपात बनाती चलती हैं, अतः नाव्य नहीं है, तटीय मैदानों में ही ये नाव्य हैं। और अगला अंतर है कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली अधिकांश नदियां हिमानियों से जन्मी हैं और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां वर्षा के जल अथवा भूमिगत जल पर निर्भर हैं, यहाँ कोई हिमानी नहीं है। तो ये है कुछ अंतर जो कि हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में पाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 7, संगठित क्षेत्र में महिला रोजगार वृद्धि हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं? और अगला है अथवा मानसूनी अभिक्रिया की व्याख्या करें। तो मैं आपको बताने वाला हूं 7वें नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। संगठित क्षेत्र में महिला रोजगार बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रमुख प्रयास इस प्रकार से हैं। पहला है महिलाओं की शिक्षा, प्रशिक्षण एवं घर से बाहर कार्य करने के संबंध में पारंपरिक विचार को परिवर्तित करने के लिए समाज में सार्वजनिक चेतना का विकास किया जाना चाहिए। दूसरा है महिलाओं के कार्य के दौरान उनके बच्चों की देखरेख के लिए शिशु पालन केंद्र की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा है महिलाओं को अधिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। चौथा है नियुक्तिकर्ताओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए कि महिलाओं को रोजगार प्रदान करें। पांचवा, महिलाओं के कार्य के लिए आवासीय स्थान प्रदान करना चाहिए। कार्य करने वाली महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाने चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 8 इस प्रकार से है, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति पर चर्चा करें अथवा गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया, सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं 2 योजनाओं की चर्चा करें। तो मैं आपको बताऊंगा प्रश्न संख्या 8 का उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में निर्धनता उन्मूलन करने हेतु निम्नलिखित उपाय अपनाए गए हैं। पहला है आर्थिक विकास में वृद्धि। आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करना निर्धनता उन्मूलन हेतु महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय आय में जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि तेजी से होनी चाहिए, तभी आर्थिक विकास में वृद्धि हो सकती है। दूसरा उपाय है भूमि सुधार। निर्धनता दूर करने के लिए भूमि की हदबंदी कानून के अंतर्गत प्राप्त भूमि को भूमिहीन एवं गरीब किसानों में बांट देना चाहिए। भूमि के बिखराव को रोकना चाहिए और खेतों की चकबंदी की जानी चाहिए। अगला क्या है? जनसंख्या पर नियंत्रण। गरीबी को अधिक सीमा तक कम किया जा सकता है यदि हम क्या करें? परिवार नियोजन पर जोर दें। जनसंख्या नियंत्रण से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। यह जनसंख्या वृद्धि की दर में एवं आर्थिक संसाधनों के बीच अंतर करने में सहायता होगी। और अगला क्या है? अत्यधिक रोजगार के अवसर। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर भारत में बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। इस प्रकार सार्वजनिक कार्य विस्तृत पैमाने पर प्रारंभ किया जाना चाहिए। लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। मानव शक्ति का कुशल उपयोग निसंदेह अर्थव्यवस्था में आय उत्पन्न करेगी और इससे गरीबी को कुछ सीमा तक कम किया जा सकता है। तो इस तरह से मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तर को नोट जरूर कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न। और आपको क्या करना है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कर देना है। वीडियो को लाइक करिए। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।